प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के बारे में बताया था और उसका जो एक पार्ट था राज्यसभा, उसके बारे में आपको बताया कि राज्यसभा का कंपोजिशन किस तरह से होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और राज्यसभा के पास क्या पावर होती है। और उसके अलावा हमने उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में हमने आपको बताया था। आज जो पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट है सॉरी, जो कि जिसको हम लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, आज उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके कार्यकाल के बारे में, वो किस तरह का हाउस है, कितने उसमें सदस्य होते हैं, क्या उनके अंदर पावर होती है और एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। तो लोकसभा, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का घर। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि हमने राज्यसभा के बारे में आपको बताया था कि पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है, इसी तरह से पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, उसको हम लोकसभा कहते हैं। इट कैन हैव एट मोस्ट 550 इलेक्टेड मेंबर्स। इसके अंदर इलेक्टेड चुने हुए 550 अधिकतम इसमें सदस्य हो सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है 550। 550 members can be directly elected by the voters from different state and union territories। अब ये जो 550 मेंबर्स हैं लोकसभा के, इनको प्रत्यक्ष इनका निर्वाचन होता है, इसका जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली होता है बाय द वोटर्स। किसके द्वारा? मतदाताओं के द्वारा। और ये मतदाता कहाँ से होते हैं? डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, विभिन्न राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों से जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है। वोटर्स वोट डालकर इनको इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। द मेंबर्स विल बी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्रेम बाय द यूनियन पार्लियामेंट। अब देखिए, जो हमारी संघीय संसद है, उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन, द मेंबर्स विल बी इलेक्टेड। मेंबर्स किस तरह से चुने जाएंगे? अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्रेम बाय द यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जिस तरह से हमने राज्यसभा के बारे में बताया था कि राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन वो स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस के अंदर उसको बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट करता है। इसी तरह से लोकसभा के अंदर भी प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होने चाहिए। यदि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति को लगता है कि उनकी जरूरत है, तो लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकता है। तो द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही फील्स दैट इन द लोकसभा दिस कम्युनिटी हैज नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। इन दिस मैनर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552। यदि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को राष्ट्रपति चुनता है तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 552 हो जाती है। तो 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यदि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पहले से चुने गए तो 550 इसकी स्ट्रेंथ होती है। इन दिस मैनर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552। इस तरह से लोकसभा की अधिकतम संख्या, सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। बट एट प्रेजेंट लोकसभा हैज 543 इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन इस समय हमारे देश के अंदर वर्तमान में
जो चुने हुए मेंबर्स है वो कितने 543 है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब आपको बता दें कि जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, वो एक अस्थायी हाउस है और लोकसभा के जो सदस्य है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो प्रेसिडेंट लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होता उससे पहले भी उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, इसके टर्म्स का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लोकसभा के जो सदस्य है उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को उसकी अवधि के पूर्ण होने से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, रद्द कर सकता है। एंड कैन ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन, और नए इलेक्शन के लिए ऑर्डर जारी कर सकता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट वन स्पीकर। जो लोकसभा के जो सदस्य है वो क्या होते हैं, वो अपने अंदर से एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर को अपने मेंबर्स के अंदर से चुनते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिशियो पर्सन होता है। वो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उस सदन का एक सदस्य होता है, वो एक्स ऑफिशियो पर्सन है, उसको पदेन अधिकारी कहते हैं। लेकिन लोकसभा का स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। वो एक्स ऑफिशियो कहते हैं उस सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन का वो अध्यक्ष होता है, इसलिए उसको एक्स ऑफिशियो पर्सन कहते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य है वो अपने अंदर से एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, अब आपको ध्यान दीजिए कि क्वालिफिकेशन एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के अंदर भी यही बातें थी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट नॉट ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ एज। अब इसमें डिफरेंट है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष 30 इयर्स होनी चाहिए, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो ही वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। He must not hold any office of profit under the government of India or the government of any state। ये सेम राज्यसभा वाले ही क्वालिफिकेशन है कि एक व्यक्ति को, चाहे वो संघ सरकार है या गवर्नमेंट भारत सरकार है या फिर कोई राज्य सरकार है, उसके अंदर कोई भी लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए। He must not hold any office, उसके पास कोई भी पद नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट लाभ का पद नहीं होना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। कोई भी राज्य सरकार के अंदर या फिर भारत सरकार के अंदर उसका कोई लाभ का पद उसके पास नहीं होना चाहिए तो ही वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। फोर्थ, ही मस्ट पोसेस सच अदर क्वालिफिकेशन। इनके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और भी योग्यताएं होनी चाहिए एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट संसद के द्वारा जितनी भी योग्यताएं निर्धारित की गई है वो सारे के सारे योग्यताएं उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी व्यक्ति दोनों हाउसेज का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाता है, इन केस ऑफ बिकम्स, यदि ऐसा हो जाता है, ही मस्ट वैकेट वन ऑफ द 2 सीट। 2 सीटों में से उसको एक सीट खाली करनी पड़ती। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। जिस तरह से दोनों हाउस का वो सदस्य नहीं बन सकता, और यदि वो ऐसा हो जाता है और तो उसको दोनों सीटों में से एक को खाली करना पड़ता है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति एमएलए भी है और एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी। या तो वो एमपी रह सकता है, वो एमएलए रह सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और कंपोजिशन हमने आपको लोकसभा के बारे में बताया। आगे हम इसके पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा के बारे में बताएंगे।
अब हम आपको पावर्स ऑफ द लोकसभा के बारे में बताएंगे कि लोकसभा के पावर क्या क्या, लोकसभा के पास कौन कौन सी पावर होती है। तो देखिए इसमें पावर्स के बारे में, जिस तरह से राज्यसभा के पास बहुत सी पावर थी, उसी तरह से लोकसभा के पास भी बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। वैसे तो लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन अब देखिए इसके अंदर लोकसभा के पास कौन कौन सी पावर है। इसमें लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल फंक्शंस एंड द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सी ऐसी पावर है जो लोकसभा के पास होती है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर आपको पता है लॉ मेकिंग फंक्शन इज द ज्वाइंट एक्शन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। यदि कोई भी नियम कानून, कोई भी कानून बनता है तो ये संयुक्त कार्य होता है किसका, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो बिल एक लॉ का रूप कब ले लेता है, जब लोकसभा और राज्यसभा से वो पास होकर प्रेसिडेंट उस पर असाइन करता है, अपना हस्ताक्षर कर देता है, तो वो एक बिल, एक कानून बन जाता है। तो ये लॉ मेकिंग फंक्शन, कानून बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करती है कौन, लोकसभा। लोकसभा के बगैर कोई भी बिल, कानून नहीं बन सकता। तो जब तक वो लोकसभा से पास नहीं होगा तब तक वो राज्यसभा में नहीं जाएगा। बस लोकसभा, राज्यसभा किसी भी में भी कानून, एक मनी बिल को छोड़कर लोकसभा के अंदर केवल मनी बिल ही पास इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन दूसरे यदि कोई बिल है तो राज्यसभा में भी जा सकता है, लोकसभा में। यदि लोकसभा जब तक उसको पास नहीं करेगी तब तक वो कानून नहीं बनता। ये एक ज्वाइंट एक्शन होता है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक संयुक्त प्रक्रिया है, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर उसको, कानून को बनाते हैं। तो लॉ मेकिंग का काम किसका है, लोकसभा का भी है। सेकंड है फाइनेंशियल पावर। अब देखिए ये वित्तीय पावर है। देश का जितना भी धन है या फाइनेंस है, मनी है, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल लोकसभा का होता है। लोकसभा में बजट पास होता है, वो मनी बिल है। तो द लोकसभा कंट्रोल द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। देश के अंदर जितना भी धन है, वित्त है, उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण लोकसभा का होता है। ऑल मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। जितने भी मनी बिल है वो केवल लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड नॉट इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से जब एक मनी बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा केवल उनको 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, बाकी उसके पास कोई पावर नहीं होते हैं। तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है, लोकसभा का होता है, फाइनेंस ऑफ द स्टेट। राज्य का जितना भी वित्त है, धन है, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल लोकसभा का होता है। बगैर इस पार्लियामेंट या लोकसभा के कोई भी धन खर्च नहीं किया जा सकता। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है उस पर पूरा नियंत्रण होता है। आपको पता है कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल होती है अपनी एक्शन और पॉलिसीज के लिए। कैबिनेट पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। कैबिनेट जो भी कार्य करती है उस, या जो भी एक्शन लेती है, या जो भी पॉलिसीज बनाती है, चाहे गलत है सही, पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आस्क द मिनिस्टर क्वेश्चन। जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं, जो उन्होंने कार्य किए, जो उन्होंने नीतियां पॉलिसीज बनाई है, उसके बारे में पूरे के पूरे क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, और ये जो मिनिस्टर्स है वो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल लोकसभा करती है। जुडिशियल पावर है, तो लोकसभा कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देखो लोकसभा के अंदर इम्पीचमेंट जो मोशन है वो स्टार्ट कहां से होता है, लोकसभा से होता है। इम्पीचमेंट, महाभियोग की जो प्रक्रिया वो लोकसभा से शुरू होती है, बाद में वो राज्यसभा में जाती है, लेकिन जो प्रोसीडिंग है वो कहां पर, लोकसभा से शुरू होती है। वो इम्पीचमेंट मोशन चाहे प्रेसिडेंट के खिलाफ हो, चाहे जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ हो, तो इम्पीचमेंट मोशन की प्रक्रिया केवल लोकसभा से ही शुरू हो सकती है, बाद में वो राज्यसभा में जाती है। इलेक्टोरल फंक्शन, किन किन लोकसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे लोकसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसके भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। एंड लोकसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर अमंगस्ट द मेंबर्स। अपने मेंबर्स में से लोकसभा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, तो उनके इलेक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करती है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ध्यान दीजिए, संविधान के अंदर यदि कोई संशोधन होता है
अमेंडमेंट होता है संशोधन में, तो द रेजोल्यूशन फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि संविधान के अंदर यदि कोई अमेंडमेंट करना, कोई संशोधन करना, वो प्रस्ताव है, संविधान में संशोधन का यदि कोई प्रस्ताव है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा को इस मैटर के अंदर सेम पावर है, लेकिन जब तक राज्यसभा के अंदर वो पास नहीं, लोकसभा के अंदर पास नहीं हो सकता, नहीं हो जाता, तब तक कोई भी संविधान के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये लोकसभा के पास पावर है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, फाइनेंशियल पावर भी है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियल पावर भी है, इलेक्टोरल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है, और अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकती है। तो ये लोकसभा की पावर्स है। तो आज हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके टर्म्स के बारे में, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पास क्या क्या पावर होती है। इनको वीडियो को देखते हुए इन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको अच्छी तरह से समझना है। जिन स्टूडेंट ने ये वर्क नहीं किया है फेयर नोटबुक में, वो फेयर नोटबुक में इनको कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।